सिर्फ 4 घंटे मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान की संयुक्त वायुसेना को नष्ट करने के लिए इजराइल को बस इतना ही समय चाहिए था। उस हवाई हमले से इजराइल ने उस दिन इन देशों के न केवल लगभग 450 विमानों को तबाह किया, बल्कि असंख्य विमानों को बेकार भी कर दिया। उस ऑपरेशन में इजराइल के केवल 19 विमान नष्ट हुए थे। आगामी 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप इजरायली हवाई हमलों का अजेय वर्चस्व रहा। 6 दिवसीय युद्ध के क्या कारण थे? इस तरह के एक शातिर और प्रभावी आक्रमण शुरू करने में इजराइल कैसे सक्षम हुआ, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ऐतिहासिक 6 दिवसीय युद्ध के बारे में एक दिलचस्प श्रृंखला में ये पहला वीडियो है। 1948 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों से ब्रिटिशर्स की वापसी ने इजराइल नामक एक नए राष्ट्र की अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया। अरब राज्यों ने संयुक्त रूप से इजराइल के खिलाफ हमले की योजना बनाई, लेकिन वह प्रयास विफल रहा। युद्ध में अप्रत्याशित रूप से बड़ा झटका लगने से मिस्र की सेना के पास पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मिस्र के सैनिकों के एक समूह को गाजा पट्टी में अल फलूजा के क्षेत्र में इजरायली सैनिकों ने घेर लिया था। मिस्र की सेना, जिसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, और इजरायली सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इजरायली टीम का नेतृत्व दक्षिणी मोर्चे के संचालक प्रमुख यित्जक रॉबिन ने किया था। वहीं मिस्र के प्रतिनिधि मंडल के नेता मेजर जमाल अब्दुल नासिर थे। युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही दोनों सेनाएं पीछे हट गईं। लेकिन वह मुठभेड़ आने वाले दशकों के संघर्षों का केवल एक टीजर था। वर्षों बाद एक तख्ता पलट में अब्दुल नासिर मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। अगले ही वर्ष नासिर सैन्य क्षेत्र में सुएज संकट को लेकर इजराइल के साथ भिड़ गए। दरअसल उस समय मिस्र इजराइल के संबंध तनावपूर्ण बने रहे। कर्नल नासिर न केवल अपने देश में बल्कि अरब जगत में भी नेता के रूप में खुद को पेश करना चाहते थे। पदभार ग्रहण करने के बाद से कर्नल नासिर ने इजराइल के खिलाफ कई विवादित बयान जारी किए। नासिर ने न केवल इजराइल को मिस्र का नंबर 1 दुश्मन घोषित किया, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा। लेकिन पिछले संघर्ष अरब राज्यों और इजराइल के बीच शत्रुता के बढ़ने का एकमात्र कारण नहीं थे। शीत युद्ध भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक था। उस समय मिस्र ने सोवियत संघ से युद्धक विमानों सहित कई परिष्कृत हथियार हासिल किए थे। सत्ता संभालने के बाद से नासिर के सैन्य सुधारों ने मिस्र को अरब दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकत बना दिया है। मिस्र की तरह सीरिया भी सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों वाला देश था। सीरियाई सेना ने सोवियत संघ से कई सोवियत टैंक और युद्धक विमान हासिल किए थे। लेकिन उस समय सीरिया की राजनीति में सेना का हाथ पांव साफ झलक रहा था, इसलिए वहां अनिश्चितता और राजनीतिक तख्तापलट आम बात थी। मिस्र इस बीच जॉर्डन के राजा हुसैन उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। लेकिन जॉर्डन और सऊदी अरब के राजाओं को डर था कि अगर उन्होंने इजराइल विरोधी रुख नहीं अपनाया तो मिस्र और सीरिया जैसे सैन्य तख्तापलट उनके भी देश में हो सकते हैं। इसके विपरीत मिस्र और सीरिया की शिकायत थी कि इस तरह के तख्तापलट करने की साजिशों के लिए उनके देशों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। संक्षेप में इन देशों ने अरब देशों के बीच एकता, सम्मानता और राष्ट्रवाद के बारे में लगातार और जोरदार प्रचार किया, लेकिन उनके बीच बढ़ते मतभेद स्पष्ट थे। 1966 में इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अमीन अल हाफिज को हटा दिया गया और नूरुद्दीन अल अतासी सीरिया के नए राष्ट्रपति बने। सीरिया ने, जो इजराइल के साथ लगातार संघर्ष में रहा था, अतासी के हित में उस वर्ष नवंबर में मिस्र के साथ एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। महीनों के भीतर जॉर्डन के राजा हुसैन ने मिस्र के साथ एक समान संधि पर हस्ताक्षर किए। समझौते में ये निर्धारित किया गया था कि किसी भी सदस्य राज्य पर हमले की स्थिति में वह हथियारों और सैनिकों का आदान प्रदान करेगा और एक दूसरे के साथ सहयोग करेगा। यह एक विशेष संधि थी जिसमें मिस्र को जरूरत पड़ने पर सीरिया और जॉर्डन की सेना को नियंत्रित करने का अधिकार था।
उस समय इजराइल के पास अरब लीग की सैन्य शक्ति का केवल 1/3 था। इसलिए नासिर को इस बात का पूरा भरोसा था कि अगर युद्ध होता है तो जीत उनकी तरफ होगी और इजराइल खुद को हारे हुए पाएंगे। इसलिए मिस्र की सेना और सहयोगियों का ध्यान प्रशिक्षण के बजाय अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला होकर शेखी बगारने पर था। लेकिन हकीकत इन सब से बहुत अलग थी। इसका प्रमाण उस वर्ष यमन में मिस्र द्वारा झेले गए झटके थे। यहाँ तक कि जब यमन मिस्र की सेना का मुर्दा घर बन गया, तब भी नासिर अपनी सेना में समस्याओं की पहचान करने या अपने करीबी सहयोगी कमांडरों को बदलकर लड़ाई की भावना को बहाल करने में असमर्थ रहे। इसके विपरीत इजराइल ने, जो जनशक्ति के मामले में पिछड़ रहा था, बेहतर प्रशिक्षण और परिष्कृत हथियारों के अधिग्रहण के माध्यम से एक बेहतर सेना का निर्माण किया। 1948 के युद्ध के बाद वे अच्छी तरह से जानते थे कि आसपास के राष्ट्र किसी भी समय उन पर अचानक हमला कर सकते हैं। इसलिए इजराइल ने रणनीतिक तैयारियों को बहुत महत्व दिया। पिछली पीढ़ियों के विपरीत उस समय इजराइल सेना का एक बड़ा हिस्सा युवा लोग थे जो स्वतंत्र इजराइल में पले बड़े थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की किसी भी कीमत पर शांति की नीति स्वीकार नहीं की। जो लोग इजराइल में आकर बस गए, उनको सैन्य सेवा अनिवार्य थी। उन्होंने फ्रांस से मिराज और मिस्टियर लड़ाकू जेट और ब्रिटेन से टैंक भी हासिल किए। इसके अलावा इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से अपने अस्तित्व को रेखांकित करने के लिए गुप्त रूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू किए। इस बीच इजराइल मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के बीच विशेष सैन्य समझौते से अवगत था, जो इजराइल के हित के खिलाफ हो सकता था। इसके साथ ही इजराइल और सतर्क हो गया। उन्होंने अपने नागरिकों को आरक्षित सैनिकों में बदलने की योजना लागू की और विशेष युद्ध प्रशिक्षण के लिए सभी सैन्य इकाइयों को तैनात किया। इसके जरिए रॉबिन ने इजरायली सशस्त्र बलों की गुणवत्ता सुनिश्चित की। उनका लक्ष्य उन सभी लड़ाइयों में सफलता का स्वाद चखना था जो वे लड़ते हैं, ताकि उन्हें एक भी हार सहने का मौका ना मिले। 12 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री एशकोल ने आसन युद्ध की स्थिति में इजराइल राष्ट्र को एकजुट करने के उद्देश्य से अपने विपक्षी दलों सहित एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। तब तक पश्चिम सचमुच एक विस्फोट के कगार पर था। इस बीच इजराइल और सीरिया के बीच सीमा पर अक्सर झड़पें होती थी। समस्याएं तब और जटिल हो गईं जब इजराइल ने बख्तरबंद टैंकरों का उपयोग करके दोनों देशों के बीच विवादित भूमि पर खेती करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बजाय सीरिया ने नदी के पार एक बांध बनाकर गोलान हाइट्स में उत्पन्न होने वाली नदी के पानी को मोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की है। गोलान हाइट्स में इन धाराओं से ही पानी गलील झील में बहता था, जिस पर इजराइल अपनी ताजे पानी की जरूरतों के लिए निर्भर था। इस जानकारी को अपने जासूसों के माध्यम से सूंघते हुए इजराइल ने गोलान हाइट्स में सीरियाई निर्मित बांधों और नहरों को नष्ट करने के लिए एक विनाशकारी टीम भेजी, जिसे उन्होंने पूरा किया। सीरिया ने इजराइल के इस कदम को अपने ऊपर हमले के रूप में देखा। इसके बाद सीरियाई सेना ने गोलान हाइट्स से नियमित रूप से इजरायली क्षेत्र में मोटार के गोले दागे। इजराइल गोलान पर एक प्रभावी पलटवार शुरू करने में इसलिए असमर्थ था कि मोर्टार शेल हमला उच्च ऊंचाई से हुआ करता था। उन्होंने 2 सीरियाई मिगों के इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश को उनके लिए एक चुनौती के रूप में भी देखा। इन मिग विमानों को इजराइल ने अपने मिराज विमानों से मार गिराया था। इससे सीरिया इजराइल सीमा पर हालात और बिगड़ गए। इस बीच नासिर को एक गुप्त संदेश मिला कि इजराइल सीरिया पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। फील्ड मार्शल अमीर ने तब मिस्र के सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया। उस समय मिस्र के बेहतरीन सैनिकों समेत करीब आधी सेना यमन में तैनात थी। इसी कारण से मिस्र की सेना के ऑपरेशन विंग के प्रमुख ने अमीर को चेतावनी दी थी कि वे इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अमीर का जवाब था कि ये सिर्फ एक तैयारी थी। नासिर ने 1957 से सिनाई क्षेत्र में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को खदेड़ दिया
और सिनाई में मिस्र के सैनिकों को तैनात किया। ये सेनाएं सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में गाजा पट्टी में और दक्षिण पूर्व में शर्म अल शेख में तैनात थीं। मिस्र की रणनीति क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने और इजराइल पर दबाव बनाने की थी। इसके अलावा नासिर ने तेहरान की खाड़ी में इजराइल के लिए बाध्य जहाजों को घेर लिया। टैरन की जलडमरू मध्य दक्षिणी इजराइल में एलियट बंदरगाह में स्थित अकोबा की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग था। इजराइल को आयात होने वाला लगभग 90% तेल टैरन जलडमरू मध्य से होकर गुजरता था। यह 1957 में सिनाई की लड़ाई में मिस्र द्वारा किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति थी। इसके साथ ही तेल अवीव ने हमले की तैयारी कर ली। देश के सामने पैदा हुए संकट और युद्ध की स्थिति को देखते हुए इजरायली नेतृत्व के लिए ये स्पष्ट था कि कमांडर इन चीफ को एक मजबूत युद्ध रणनीतिकार होना चाहिए। इसके हिस्से के रूप में पूर्व सेना प्रमुख मोशे दयान को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। उनकी देखरेख में तेल अवीव के प्रतिद्वंदियों पर घातक हमले की योजना तय की गई थी। लेकिन परियोजना की सफलता के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण था कि जानकारी को गुप्त रखा जाए। मोसाद ने इजराइल में अमेरिकी दूतावास में संचार लाइनों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और उनके ऑपरेटरों को नष्ट कर दिया ताकि यूएस CIA जानकारी का पता ना लगा सके। उस समय इजरायली वायुसेना पर मिस्र की वायुसेना का पलड़ा भारी था। उस समय मिस्र के पास लंबी दूरी के बम वर्षकों सहित 800 से अधिक युद्धक विमान थे। इजराइल के पास केवल 212 लड़ाके थे। इसलिए इजरायली सेना नेतृत्व को यकीन था कि अगर उन्होंने सीरिया पर हमला किया तो अपने पांव उखड़ जाएंगे और मिस्र की वायुसेना उन्हें जलाकर राख कर देगी। इसलिए उनके सामने एक ही विकल्प था कि पहले ही मिस्र की वायुसेना को खत्म किया जाए। इसलिए इजराइल का निर्णय शीघ्र ही मिस्र पर एक आश्चर्यजनक हवाई हमला शुरू करके मिस्र की वायुसेना को नष्ट करना था। लेकिन राजधानी काहिरा के आसपास मिस्र के हवाई अड्डों के पास मजबूत हवाई सुरक्षा थी। उन्होंने गणना की कि यदि यात्री गश्ती दल को इजरायली विमानों के आगमन का पता चलता है तो उनका अभियान व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन सुबह 8 बजे तक नील नदी के तट पर कोहरा साफ नहीं होगा और आसमान के नीचे का नजारा साफ नहीं होगा। इसके अलावा इजराइल ने माना कि यह हमला करने का सबसे अच्छा समय था क्योंकि ये मिस्र के पायलटों के लिए नाश्ते के लिए जाने और रात के युद्ध गश्त के बाद आराम करने का समय था। आमतौर पर किसी भी वायुसेना में एक पायलट प्रतिदिन केवल एक बार उड़ान भरता है, लेकिन पिछले वर्षों में इजरायली वायुसेना में भीषण युद्ध के कारण वे एक दिन में 8 प्रकार के मिशन करने में सक्षम थे। इजराइल के राष्ट्रपिता और एक प्रतिभाशाली विमानन सेनानी डेविड बेन गुरियन ने महीनों पहले इजराइल के एयर चीफ कमांडर एजर विजमैन को अपने भविष्य के संचालन के लिए इस लाभ का उपयोग करने का निर्देश दिया था। कमांडर विजमैन ने बंगूरियन के निर्देश का पालन करते हुए अपनी ग्राउंड स्टाफ को कम से कम समय में मिशन बाउंड अटैक एयरक्राफ्ट का ईंधन भरने और बढ़ते हथियारों सहित संचालन करने के लिए प्रशिक्षित किया था। नतीजतन इजरायली वायुसेना के किसी भी विमान के पास एक के बाद एक ईंधन और हथियार ले जाने वाले अगले प्रकार के लिए तैयार होने के लिए सिर्फ 7 मिनट का समय काफी था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तकनीकी रूप से उन्नत अमेरिकी वायुसेना को भी अगली उड़ान के लिए कम से कम आधे घंटे की आवश्यकता थी। इजराइल ने इस कौशल का उपयोग करके अरब लीग की वायुसेना के वर्चस्व खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन मिस्र के कब्जे में Tu-16 लंबी दूरी के बम वर्षक उस समय इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा थे। ये बम कम से कम 10 टन वजन वाले बमों से इजराइल के शहरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। इसलिए इजराइल ने उन ठिकानों को शामिल करने का फैसला किया जहां ये विमान ऑपरेशन फोकस के पहले लक्ष्यों में से एक के रूप में तैनात थे। 5 जून 1967 को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक इजरायली वायुसेना के 16 रहस्यमय प्रशिक्षण जेट भूमध्य सागर में लॉन्च किए गए। हालांकि दुश्मन देशों के रडार स्क्रीन द्वारा विमान का पता लगाया गया था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये इजरायली वायुसेना द्वारा संचालित एक दैनिक प्रशिक्षण उड़ान थी। इसलिए उन्हें इन उड़ानों के दौरान कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा।
लेकिन 5 मिनट बाद ठीक 7:15 बजे इजराइल के सभी सक्रिय हवाई अड्डों से 1 या 2 दर्जन नहीं बल्कि लगभग 183 लड़ाकू विमानों ने पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उड़ान भरी। ये विशाल वायुसेना, जिसमें फ्रांसीसी निर्मित मिराज और सुपर मिस्टियर शामिल थे, भूमध्य सागर के ऊपर आते ही कम छलांग की, फिर डाइवर्ट की गई और पूर्व की ओर मिस्र की ओर मुड़ गए। मिस्र के रडार द्वारा देखे जाने से बचने के लिए उन्होंने समुद्र तल से सिर्फ 60 फीट ऊपर उड़ान भरी। इन विमानों पर सभी रेडियो संचार पहले पायलटों द्वारा इजरायली वायु मुख्यालय के इशारे पर बंद कर दिए गए थे। कुछ ही मिनटों में इजरायली वायुसेना मिस्र के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इस बीच लगता है कि ये प्रकृति द्वारा नियत किया गया था। सिनाई के तट के सभी वायु रक्षा रडार को काहिरा के विशेष आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था। यह वह दिन था जब मिस्र की एक उच्च स्तरीय टीम सिनाई मोर्चे पर अपने सैन्य उपकरणों की निगरानी के लिए निकली थी। काहिरा ने इस डर से क्षेत्र में रडार संचालन को स्थगित करने का आदेश दिया था कि राष्ट्रपति नाजीर का विरोध करने वाले कुछ विद्रोही बल उस विमान को मार गिराएंगे जिस पर वे यात्रा कर रहे थे। लेकिन वास्तव में ये इजरायली वायुसेना के लिए वरदान साबित हुआ। मिस्र के आसमान में प्रवेश करने वाले इजरायली विमान अपने पूर्व निर्धारित आक्रामक लक्ष्यों की तलाश में छोटे समूहों में विभाजित हो गए। इजरायली वायुसेना के ओरेगन और सुपर मिस्टियर रीड सहित 5 से अधिक टीमों ने सिनाई प्रायद्वीप पर मिस्र के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पाकी ने सुएज नहर के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मिस्र के अन्य हवाई ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली विमानों ने मिस्र को ततैयों के झुंड की तरह टक्कर मारा। पहले झटके में एयर टू ग्राउंड रॉकेट फायरिंग के माध्यम से इन इलाकों में सभी वायु रक्षा रडार नष्ट कर दिए गए और फिर इन हवाई अड्डों पर रनवे को निशाना बनाते हुए पैराशूट असिस्टेड रनवे पैट बम, जो लक्ष्य स्थान पहुंचकर बिखर जाते थे, रॉकेट मोटर्स के साथ रिलीज किए गए। ये पहली बार था जब दुनिया में कहीं भी युद्ध के मैदान में इस तरह के बमों का इस्तेमाल किया गया था। नतीजतन रनवे पर गहरे गड्ढे बन गए। रनवे पर इन विशाल गड्ढों की मरम्मत और दफन नहीं किया जा सका। इसके अलावा इजराइल ने बिना मौका दिए ही हमला करना जारी रखा। वहीं इजराइल ने इस तरह मिस्र के विभिन्न हिस्सों में करीब 18 हवाई अड्डों पर हमला किया। इसलिए मिस्र बचे हुए विमानों के साथ प्रभावी पलटवार करने में भी सक्षम नहीं था, जो इजराइल के हमले से बच गए थे। हमले में शामिल दल में सबसे उग्र दल मिराज फॉर्मेशन था, जिसने सिनाई प्रायद्वीप पर अल अरीश हवाई अड्डे और सुएज नहर के दक्षिण में काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया। नैपलम बमों, रनवे पैट बमों और हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेटों के हमले में दुश्मन के हवाई अड्डे पूरी तरह से नष्ट हो गए। इजरायली मिराज ने यहाँ हैंगर और टैक्सी बे में खड़े सोवियत निर्मित Tu-16 लंबी दूरी के लगभग 30 बम वर्षकों को भी जला दिया। जैसे ही इजरायली वायुसेना की अंतिम इकाइयों ने इजराइल वापस जाने के रास्ते में मिस्र की वायुसेना को कमजोर कर दिया, पहला हमलावर समूह दूसरे दौर के हमले के लिए लौट रहा था। बाद में इस हमले को समुद्र की लहरों की तरह बताया गया। दूसरे चरण में इजरायली वायुसेना ने हवाई परिसर में इमारतों, ईंधन टैंक और ईंधन आपूर्ति ट्रकों को निशाना बनाया। हमले ने मिस्र के तेल डिपो में आग लगा दी और धुएं का एक बादल काहिरा से लगभग 1.5 मील ऊपर उठ गया। केवल 4 घंटे में इजरायली वायुसेना ने मिस्र के 18 हवाई अड्डों, दोनों बड़े और छोटे मिलकर, और 300 से अधिक विमानों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा हमले में लगभग 400 मिस्र के पायलट मारे गए थे। इस बीच मिस्र में हमले की रिपोर्ट के बाद जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायुसेना ने तेल अवीव और जेरिको पर हमले शुरू किए। एक उचित जवाब के रूप में इजराइल ने 2 संरचनाओं को, जो सीरिया, जॉर्डन और इराकी सीमाओं की ओर एक आक्रामक मिशन पर मिस्र गए थे, पुनर्निर्देशित करके जवाब दिया। इजरायली वायुसेना ने सभी सीरियाई हवाई अड्डों पर बमबारी की और उनके 53 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। जॉर्डन के हवाई क्षेत्र को पार करने वाले इजरायली युद्धक विमानों ने जमीन और हवा में तैनात जॉर्डन के युद्धक विमानों को मार गिराया और नष्ट कर दिया। इसके बाद
उन्होंने दक्षिण पश्चिमी इराक में H-3 हवाई अड्डे और उसके 10 Tu-16 विमानों पर बमबारी की। 5 जून 1967 को सूर्यास्त तक भूमध्य सागर के पूर्वी तटों पर उत्तरी नहरिया से सिनाई प्रायद्वीप में दक्षिण पूर्वी अल-तूर तक इजराइल के हवाई प्रभुत्व प्रभावी ढंग से महसूस किए गए थे, लेकिन जमीन से जमीन तक का युद्ध शुरू होने ही वाला था।